हाँ, तो हिंदी में संधि के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे मेजर टॉपिक, सबसे मुश्किल टॉपिक जिसे माना जाता है वो है समास, और सबसे बड़ा टॉपिक भी ही समास है। मतलब संधि समास ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हिंदी व्याकरण के मतलब बड़े टॉपिकों में माने जाते हैं। दोनों ही टॉपिक को बड़ा मुश्किल भी माना जाता है, लेकिन संधि जिस हिसाब से बड़े इजी तरीके से अपन ने कंप्लीट की थी, उससे भी ज़्यादा इजी तरीके से इतने बड़े मुश्किल टॉपिक समास को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन आपको बड़े ध्यान से सुनना है इसको, और मेरे साथ के साथ जो आपने रजिस्टर बना रखा है हिंदी व्याकरण का अलग से सेपरेट, उसके अंदर आपको उतारना है, और हर टॉपिक खत्म होने के बाद में 5-7 पेज छोड़ दिया करो, वहाँ पर कुछ बातें अपन और ऐड कर दिया करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, समास को कंप्लीट एक क्लास के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पर डे पर एक चैप्टर करेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो अभी तो ये समास का आपको एक क्लास मिलेगी ये वाली, इसके बाद में दिन में आपको 2 क्लास या 3 क्लास और मिल जाएगी, 2 क्लास शायद, और उसके बाद में समास फिनिश हो जाएगा। सबसे बड़ा यही है। उसके बाद में तत्पुरुष समास जब पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा और लेंदी है, बाकी सब छोटे ही हैं तो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सीधे समास नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी बातें ऐसी बेसिक्स ये समझाऊंगा जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। समास विग्रह से या समास कि उस प्रकारों से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनकी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, उनके कुछ बेसिक शब्दों से, उनके बेसिक अर्थों से, अर्थ जो मीनिंग निकल के आते हैं उनसे भी जो है समास के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ समास, और उसके बाद में आपको कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज तक आपकी काम आएगी। पहली बात तो है कि जो समास जो हैं, इस समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना, छोटा रूप। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है समास का शाब्दिक अर्थ है दीर्घ करना, छोटा करना, ऐसे ना। तो ध्यान रखना, संक्षिप्त करना या छोटा करना, संक्षिप्त करना इसका मेन अर्थ है। एक एग्जाम में क्वेश्चन जैसे किसी भी चीज़ का ऑपोजिट यानी विलोम पूछा जाता है, वैसे भी समास का विलोम होता है व्यास। ये तो सीधा याद ही कर लो, इसके अंदर नहीं जाना आपको, बस इतना से याद कर लो कि समास का विलोम या समास का ऑपोजिट जो होता है, समास का जो विपरीत होता है वो व्यास होता है, ठीक है। बाकी ये दो क्वेश्चन आपके ये एज इट इज़ याद हो गए, बेसिक चीज़ें ये। फिर अपन देखते हैं समास की डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन परिभाषा। तो परिभाषा ये है जो मैंने वाइट पेन से लिखी है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे जो आपस में उनका मिलान होगा तो समास कहलाता है, ठीक है। ये समास हो गया। और जो समास, जैसे कोई एक शब्द है उसका करते हैं अपन, जैसे संधि का करते हैं विच्छेद, वैसे समास का करते हैं समास विग्रह। संधि का करते हैं संधि विच्छेद, वैसे समास का क्या करते हैं, समास विग्रह। तो समास विग्रह की भी डेफिनेशन लिखना आपको कि जो सामासिक पद हैं जिसको अपन तोड़ रहे हैं, कोई भी एक शब्द है, जैसे भी आगे मैं एक शब्द दूंगा आजानुबाहु, तो मतलब आजानुबाहु शब्द लिया, या मैंने कह दिया आमरण, ठीक है, या मैंने आज जन्म, ऐसे कुछ शब्द ले लिए। तो आज जन्म को जो तोड़ा अपन ने वैसे, तो यानी जो सामासिक पद हैं उनको तोड़कर या अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी जो समास है, जो समासिक शब्द हैं उसको तोड़ के लिखना, मतलब उसको 2 टुकड़ों में लिखना, वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे संधि कोई शब्द होती है उसको अपन तोड़ के लिखते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है। तो एज लाइक दैट यहाँ पर भी है सामासिक पद कहलाता है वो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए आपके चारों से ही क्वेश्चन बनेंगे, चारों पॉइंट से ही। फिर 5वां पॉइंट लिखो कि समास विग्रह में, अब अच्छा अपन समास में अभी पढ़ने वाले हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, अध्ययन की दृष्टि से समास कितने प्रकार के माने जाते हैं, उन सब में वो अपन प्रकार देखेंगे। उसके बाद में अपन ये भी देखेंगे कि किस समास में कौन सा पद प्रधान है, किसी में प्रथम पद प्रधान है। अब प्रथम पद का और क्या नाम हो सकता है, पूर्व पद कहते हैं उसको, ये सारी बातें भी जानी। किसी में दूसरा पद प्रधान है, किसी में दोनों पद प्रधान है, किसी में तीसरा या अन्य पद प्रधान है, वो सब जानेंगे। ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ। अब बात एक पॉइंट और लिखो कि समास विग्रह में पहले पद को, जो पहला पद होता है ना कि पहला पद प्रधान, उसको बोला जाता है पूर्व पद। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले पद को पूर्व पद भी बोला जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूर्व पद का अर्थ है पहला पद, दूसरा पद, दूसरे के बाद वाला पद, ऐसा तीसरे से पहला पद, ऐसा कुछ घुमा देते हैं वो। तो समास विग्रह में पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा समास विग्रह में बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है, उत्तर, ठीक है। तो समास विग्रह में जो पहला पद, जिस 2, ऐसा मान लो कि ए भी था, इसका समास विग्रह किया A+B में,
तो ये तो हो गया पूर्व पद या पहला पद, ये हो गया उत्तर पद या आपके कह सकते हैं उसको अपन कह सकते हैं कि दूसरा पद, बाद वाला पद या उत्तर पद। ठीक है, ओके। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है समास की संख्या होती है, समास के प्रकार होते हैं 6। वैसे समास के 6 प्रकार होते हैं, सिंपल अगर पूछे समास के प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं, लेकिन फिर पूछे अध्ययन की दृष्टि से हिंदी में समास होते हैं तो भी 6 ही होते हैं, अध्ययन की दृष्टि से 6 ही समास होते हैं। लेकिन पद की प्रधानता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछे, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए 4। क्योंकि अपन जैसे अभी पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष का द्विगु और द्वंद्व दोनों समास जो होते हैं ना, तत्पुरुष समास के मैंने आपके चार्ट बनाया एक, उस चार्ट को बड़े ध्यान से समझ लेना। ये रहा, सॉरी, क्रमधारी और द्विगु नाम आ गया। क्रमधारी और द्विगु ये जो दोनों समास हैं, ये दोनों ही समास जो है तत्पुरुष समास के भाग माने जाते हैं, मतलब उसी के उपभेद है, सब पार्ट है। इसलिए पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। बाकी अध्ययन की दृष्टि से पूछे या कुल समास के पद पूछे या समास के पद पूछे, उन जितना भी कुछ भी पूछे तो वहाँ पर 6 आंसर होगा। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर समास के सिर्फ 4 ही भेद होते हैं। अब देखो ये चार्ट आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसी अकॉर्डिंग चार्ट बनाना है, वरना समझ में आएगा नहीं। ऊपर हेडिंग लगाओगे समास, फिर समास के मेन 4 प्रकार, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद है, जो भी अपन ने बात की ना कि उनको 6 में नहीं माना जाता, उनको अलग से पढ़ा जाता है, मतलब अलग से नहीं, मतलब पद की प्रधानता के आधार पर 4 कौन से हैं, तो अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समास पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, निम्न में से कौन सा पद की प्रधानता के आधार पर समास नहीं है। उनमें से 1, 2, 3 दे देंगे, चौथा इनमें से कोई दे देंगे। तो ये दोनों पद की प्रधानता के आधार पर नहीं है, ये सीधे सीधे 4 अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, आपका द्वंद्व समास और लास्ट हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये 4। बाकी तत्पुरुष समास के 2 पार्ट हैं, उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, अब मैंने एक एक बातें लिखी है। अव्ययभाव समास, ऐप और अनार सबसे पहले आता है, मतलब उसमें प्रथम पद प्रदान होता है, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्रथम पद प्रदान होता है अव्ययभाव में, तत्पुरुष में, द्विगु में, बहुब्रीहि में। तो आपका आंसर होगा अव्ययभाव में। तो ये भी याद करना है, लेकिन याद करना है ट्रिक के साथ में। अव्ययभाव में ए आता है, मतलब सबसे पहले आता है, तो सबसे पहला मतलब पहला प्रथम पद, तो अव्ययभाव में प्रथम पद प्रदान होता है। फिर आती है तत्पुरुष, एक तो होता है पुरुष, एक होता है तत्पुरुष। तत् का मतलब दूसरा होता है, तत् का मतलब होता ही दूसरा है। तत् का मतलब क्या होता है, संस्कृत वर्ड है तत्, उसका अर्थ क्या होता है, दूसरा। तो तत्पुरुष मतलब दूसरा पुरुष, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है, जिसका नाम में ही दूसरा है। तत् का मतलब दूसरा होता है, समझना इस चीज़ को। तो तत्पुरुष समास में दूसरा, और उसके दोनों जो पार्ट हैं वो कहाँ जाएंगे फिर, भाई ये पिताजी ये दोनों बेटे हैं, तो इनका सरनेम भी वही होगा जो पिताजी का है। ठीक है, बेहद आसान है। तो कर्मधारी और द्विगु में भी दूसरा पद प्रदान होता है। ध्यान रखना, तत्पुरुष, तत् का मतलब दूसरा, तो तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रदान होता है, कर्मधारी समास में भी दूसरा पद प्रदान होता है, और द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रदान होता है। फिर द्वंद्व है, इसमें मैं ट्रिक बनाई, द्वंद्व है। द्वंद्व में कितनी बार द आ रहा, द है, देखो द द्वंद्व है, उस व 2 बार द, 2 बार द्वंद्व है, द व। तो इसमें दोनों ही पद प्रदान होते हैं, जिसमें 2 बार नंबर रिपीटेशन हो रहा हो, द का रिपीट, व का रिपीट, मतलब दोनों ही पद प्रदान। जबरदस्त ट्रिक है। ठीक है, पहला अव्ययभाव समास, ए सबसे पहले आता है, तो प्रथम भी सबसे पहले आता है, तो इसमें प्रथम पद प्रदान हो गया। तत्पुरुष मतलब दूसरा पुरुष, तो तत्पुरुष समास के अंदर दूसरा पद प्रदान होता है। और तत्पुरुष समास के 2 उपभेद थे, जो अपने क्रमधारी समास और द्वंद्व समास पढ़े। तो क्रमधारी समास के अंदर द्विगु, क्रमधारी समास में भी दूसरा पद प्रदान, द्विगु में भी दूसरा पद प्रदान। फिर द्वंद्व है, द्वंद्व में 2 बार द व रिपीटेशन, तो इसमें दोनों ही पद प्रदान, जिसमें 2 रिपीट हो तो सीधी सी बात दोनों ही पद प्रदान मान लेते हैं। वो है बहुब्रीहि, जिसका नाम ही कोई तुक्का ही नहीं बैठ रहा, बहुब्रीहि। तो ना तो प्रथम पद प्रदान, ना दूसरा पद प्रदान, उसमें होता है तीसरा पद प्रदान, मतलब तीसरा पद प्रदान बोल दो, चाहे अन्य पद प्रदान बोल दो, तीसरा पद प्रदान होता है या फिर अन्य पद प्रदान होता है। वेरी इजी है ना, तो ध्यान रखना। यानी कि रिपीट कर लो लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। अव्ययभाव समास यानी कि ए सबसे पहले आता है, तो प्रथम भी सबसे पहले आता है, तो अव्ययभाव समास से प्रथम मतलब पद प्रदान हो गया। नंबर 2 तत्पुरुष यानी दूसरा पुरुष, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है। और तत्पुरुष समास के 2 पार्ट, कर्मधारी समास
जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। फिर आता है आपके नंबर 3 जिसमें द्वंद्व है, द का भी द रिपीटेशन, वे का भी रिपीटेशन, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और फिर लास्ट बहुब्री जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, फिर अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ से डेफिनेटली स्टार्ट से क्वेश्चन आएगा। नीचे मैंने एक नोट भी लिखा है कि कर्मधारय व द्विगु दोनों ही समास तत्पुरुष समास के उपभेद यानी कि सब पार्ट माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए उसको मतलब उस 6 में काउंट नहीं किया जाता। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास है वो 4 प्रकार के होते हैं जो मैंने आपके लिख दिए, और वैसे टोटल समास 6 होते हैं, 5 और 6 ये भी गिने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ट अच्छे से बना लो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एक एक उठाएंगे। आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं वो इस पूरे अविभाव समास की PhD करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और समास को बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना वरना मुश्किल हालत होने वाली है। समास इतना इजी नहीं होता है। हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल टॉपिक समास माना जाता है, उसके बाद में संधि मानी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डीप क्वेश्चन आता है। मैंने कारक का ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, उस सेशन जो आपको कल मिला था उसको ज़रूर देखना आपको, अगर नहीं देखा हो तो, और उसके नोट्स भी बनाने हैं। अब देखो अविभाव समास में कुछ बातें लिख लेते हैं, जैसा कि अपन हर किसी भी पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो ये हेडिंग लगाओ अविभाव समास, और अविभाव समास में कुछ बातें लिखनी है। एक तो ये कि अविभाव समास में पहला पद बोल दो चाहे पूर्व पद बोल दो, मैंने भी लिखवा भी दिया था कि पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, ये तो अपन ने वैसे चार्ट में भी सीख लिया कि कैसे हिसाब से याद करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अ अन ने न कु सु दुर्दुस। ए अन नैना कुसु दुर्दुस ये उपसर्ग है, ए अन नैना कुसु दुर्दुस। इन उपसर्गों को छोड़कर बाकी जितनी भी उपसर्ग होती है ना, उन सब में अविभाव समास होता है। लेकिन अगर ये उपसर्ग, जो उपसर्ग का मतलब जानते हो, जो शब्द के पहले लग जाती है, ठीक है, तो इन उपसर्गों को छोड़कर बाकी जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं उन सब में अव्ययभाव समास होता है। ये अव्ययभाव समास की पहचान है। अगर इन उपसर्ग से कोई शब्द आपको दिख जाए इसका मतलब समझ लेना वहाँ पर अव्ययभाव समास तो नहीं है, फिर कोई और ही समास है जो अपन जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो अव्ययभाव समास किसमें होगा कि ए अन नैना कुसु दुर्दुस, ए अन नैना कुसु दुर्दुस। बार बार प्रैक्टिस करो, ए अन नैना कुसु दुर्दुस। इन उपसर्गों को छोड़कर शेष सभी उपसर्गों के साथ में अव्ययभाव समास होता है। फिर और कहाँ कहाँ पर होता है अव्ययभाव समास? तो बार बार शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हर रात, रात रात, दिन दिन, है ना। वहाँ पर शब्द की जब पुनरावृत्ति हो रही हो बार बार, वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। अभी एग्जाम्पल लूँगा आगे, ये तो कुछ पहचान है। और कहाँ पर होता है? और होता है यथा से जितने भी शब्द बनते हैं यथा, और यथा का मतलब होता है के अनुसार। यथा का मतलब क्या होता है? के अनुसार। तो जहाँ पर यथा लिखा होगा यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। वैसे तो यथा जो भी होगा, यथा पहले लिखा रहेगा, जैसे ऐसा लिखा रहेगा यथा शक्ति। क्या लिखा रहेगा? यथा शक्ति। इसका मतलब समझ लेना कि उसके अंदर कौन सा समास है, इसके अंदर आपका अव्ययभाव समास है, क्योंकि यथा आपको दिख गया। बाकी इन उपसर्गों को छोड़कर और भी उपसर्ग जैसे प्रति उपसर्ग हैं, अति उपसर्ग हैं, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे भर, बरसक, बर, ये सारे उपसर्ग हैं। इन सब उपसर्गों के साथ में भी अव्ययभाव समास होता है। आज का लेसन अच्छे से पढ़ लेना, आज का सेशन अव्ययभाव समास की पूरी PhD होने वाली है। जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ सबको लिख लेना, अव्ययभाव समास से मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये जो उदाहरण है, सारे के सारे उदाहरण जो हैं आपके अव्ययभाव समास के हैं। और इन जितने भी एग्जाम्पल है, मैंने कभी कलर चेंज किया अलग अलग पेन से, तो वहाँ पर बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं यथा वाले शब्द, यथा वाले, ठीक है। तो यथा वालों को अलग से पढ़ लेना। यथा क्रम यानी क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। मैंने कहा था जहाँ पर यथा आ जाए वहाँ के अनुसार लगा देना। वैसे ही यथा संभव। अब यथा संभव का क्या लिखोगे आप? संभव के अनुसार नहीं, संभावना के अनुसार, तो फिर भी ठीक है। लेकिन इस चीज़ का थोड़ा अलग से याद कर लेना। इसका थोड़ा अलग से होता है जितना संभव हो, जितना संभव। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आराम से ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगी। वहाँ पर संभावना के अनुसार भी सही है या फिर जितना संभव, तो दोनों में से कोई एक आएगा, चिंता मत करो। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, ठीक है। योग्य ला इसको उठाना है और आगे के अनुसार लगाना है।
योग्यता के अनुसार। फिर अपन बात करते हैं यथार्थ, इसमें हो जाएगा अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार यथार्थ हो गया। अब है अतिवृष्टि, ये अति उपसर्ग है। कौन सी उपसर्ग है, या लिख सकते हो साइड में भले ही, अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनना, देखो अतिवृष्टि, वृष्टि की अति, वृष्टि मतलब बारिश, तो वृष्टि की अति, वृष्टि की अति का मतलब होता है ज़्यादा, अति का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, वृष्टि की अति। अति हरि, अति हरि मतलब हरि की अति नहीं होता, हरि के निकट, हरि के निकट। देखो होता क्या है, हरि मतलब यहाँ भगवान है, तो कुछ विच्छेद समास वगैरह आपको ऐसा अलग से याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको अति उपसर्ग दिखते ही वहाँ पर एग्जाम में तो आपसे ये कोई समास वगैरह नहीं करवाएगा, वो समास वगैरह तो बहुत कम करवाएगा। आपसे पूछेगा इसमें समास कौन सा है, अति उपसर्ग दिखते ही समझ जाना यहाँ पर अव्ययभाव समास है। लेकिन फिर भी समास वगैरह भी सीखना है कुछ सिलेक्टेड में, है ना। आगे देखो अत्यधिक, अधिक से अधिक, उसमें भी अति उपसर्ग है, ये अति उपसर्ग होगी। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर आ की, आ उपसर्ग की, आकंठ, कंठ तक, आ जन्म, जन्म तक, आ जानू बाहु, बाहु से जानू, जानू मतलब घुटने होते हैं, बाहु से जानू तक, ठीक है। आमरण, मरण तक, मरने तक, तो आ जहाँ पर भी लग जाएगा कंठ तक, जन्म तक, है ना, घुटने तक, मरण तक लग जाता है। जैसे यथा के अंदर के अनुसार लग गया था वैसे ही, और वो अति उपसर्ग वाले कुछ अलग से सिलेक्टेड थे, उनको अलग से याद करना है। फिर आता है नि उपसर्ग वाले, जैसे कि निडर है, बिना डर के, निधड़क, बिना धड़के, निगोड़ा, बिना गोड़ा, गोड़ा मतलब घुटने होते हैं, कहते हैं ना गोड़े टूट के, गोडे, गोड़ा, तो बिना गोड़े के मतलब घुटने के। एक होता है निकम्मा, बिना काम का या फिर काम नहीं करने वाला, काम नहीं करने वाला ज़्यादातर ऑप्शन में आता है, बिना काम का काफ़ी कम आता है, तो चिंता नहीं करना, कुछ तो आप दिमाग लगा सकते हो जिनका थोड़ा बहुत मीनिंग मिलता हो। तो काम नहीं करने वाला तो निकम्मा हो जाएगा, ठीक है, या फिर बिना काम का भी ठीक है वैसे, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा काम नहीं करने वाला, क्योंकि बिना काम का तो कभी कम ही पूछा जाता है, काम नहीं करने वाला ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। फिर निर्विरोध, इसमें निर उपसर्ग है। कौन सी उपसर्ग है, निर, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मतलब अपन देखो, फिर बता दूं मैं आपको अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी अपने सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिए थे वो यथा के लिए, फिर अपन लेना शुरू कर दिया उपसर्ग के, जिसमें सबसे पहले अति उपसर्ग का लिया, अति के बाद में अपन ने आ उपसर्ग लिया, ये आ उपसर्ग है, ठीक है, आ उपसर्ग ली, आ के बाद में अपन ने नी उपसर्ग ली, ठीक है, नी। अब अपन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं निर, निर उपसर्ग, और नीचे यहाँ ले रहे हैं बे उपसर्ग, बे। अब उपसर्ग जब पढ़ाऊंगा तब और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, उपसर्ग होती कितनी है, कैसे कैसे उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो बेधड़क, बेखटके, बेपरवाह, बेसुध, बे का मतलब भी बिना होता है, तो बेधड़क मतलब बिना धड़के, बेखटके मतलब बिना खटके, बेपरवाह यानी बिना परवाह के, बेसुध यानी बिना सुध के, जिसको शुद्ध नहीं रहती हो, बिना सुध के। अब आते हैं प्रति उपसर्ग, यहाँ पर कौन सी उपसर्ग है, प्रति, प्रति, प्रतिपल, प्रतिपल का मतलब हर पल, प्रति मतलब क्या होता है, हर, तो हर पल या फिर हर पल दोनों ही सही है, या फिर प्रतिक्षण, हर क्षण या क्षण क्षण, वो भी सही है। तो ध्यान रखना ये प्रति उपसर्ग है, हर पल या पल पल, प्रतिक्षण, हर क्षण या क्षण क्षण, एक ही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी दोनों ये भी लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा, एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, और अगर ये दोनों एक साथ देंगे तो फिर सी ऑप्शन होगा, ए व बी दोनों, उस पर टिक कर देना, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये प्रति उपसर्ग हो गई। अभी प्रति उपसर्ग चल भी रहे, आगे हो रहा है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का होता है हर दिन या दिन दिन, एक ही बात है। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग प्रति प्लस एक, इसमें हर एक या फिर एक एक, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ ली जो आपके पढ़ ली प्रति उपसर्ग, ठीक है। कौन सी उपसर्ग पढ़ ली, प्रति। और अब अपन बात करते हैं, ये जो मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, टॉप 10, ये टॉप 10 एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से अलग से याद कर लेना। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ से अगर डी पेपर आता है, मैंने तो लेवल ठीक ठाक ही लिया है, मतलब अच्छा खासा लेवल लिया है, तो सब में काम आ जाएगा, इनको अलग से याद कर लेना। ये सारे 10 एग्जाम्पल जो मैंने व्हाइट पेन से लिखे हैं, ये एज इट इज़ हूबहू बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी पूछे गए, चाहे सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, चाहे BSTC में तो क्या रहेगा आ सकता है, बाकी PTT जो भी बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस RS वगैरह के एग्जाम हो, उन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा के बदले आशा, इसमें प्रति उपसर्ग, लेकिन ये कुछ अलग से हैं। प्रत्याशा, प्रत्यारोप, आरोप के बदले आरोप, प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर, ठीक है, प्रति उपसर्ग है। प्रत्याघात, आघात के बदले आघात, चोट, आघात मतलब चोट पहुंचाना,
आघात का क्या मतलब होता है? चोट पहुंचाना। प्रतिफल, फल के बदले फल। प्रतिध्वनि, ध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि। प्रतिरक्षा, रक्षा के बदले रक्षा। प्रतिलिपि, लिपि, अब ये थोड़ी सी दो अलग से याद करनी है फिर से, ये जो दो है ना 8 नंबर और 9 नंबर। प्रतिलिपि, लिपि के बदले लिपि नहीं, लिपि के समकक्ष लिपि, मतलब उस जैसी, पैरेलल, उसके लाइक। तो लिपि के समकक्ष लिपि, ऐसा होता है प्रत्यक्ष। अक्षी के समकक्ष, या अक्षी का मतलब आगे, अक्षी के समकक्ष या अक्षी के आगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिपि या लिपि था तो इसमें लिपि नहीं है, अक्षी के समकक्ष, ठीक है। और लास्ट 10 में बिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब बिंब का बिंब, बिंब का बिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? बिंब का भी बिंब, मतलब कि एक बिंब, उसकी छाया की छाया, शेडो। तो बिंब का बिंब, प्रतिबिंब। ये टॉप 10 अलग से याद कर लेना। समास विग्रह भी याद करें इनके समास विग्रह बहुत बार पूछे गए हैं कि प्रतिरक्षा का समास विग्रह होगा तो रक्षा के बदले रक्षा, लेकिन प्रतिलिपि का पूछे तो लिपि के समकक्ष लिपि। वैसे ही पूछे प्रत्यक्ष तो अक्षी के समकक्ष, ठीक है। प्रतिबिंब, बिंब का बिंब, ये थोड़े अलग से याद करने पड़ेंगे। बाकी तो काफ़ी इजी है, सिलेक्टेड है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी खासी आपकी लेवल की तैयारी हो। अभी 12th पास की है, ज़बरदस्त एनर्जी है, उसका फुल यूटिलाइज करना है। ऐसे ही कुछ स उपसर्ग है। इसमें कौन सी उपसर्ग है? स उपसर्ग है। सशक्त, सशर्त, साभार, सपत्निक। इसमें भी स उपसर्ग है, स प्लस आभार। देखो हमेशा उपसर्ग कैसे निकलेगी? जैसे ये साभार है तो साभार का संधि विच्छेद करने से निकल जाएगी, स प्लस आभार, ठीक है। तो इसके अंदर स उपसर्ग है, और वही संधि अगर करें तो दीर्घ संधि है। इसमें जो आ था उसमें मिल गया तो साभार बन गया, ठीक है। संधि बात करें दीर्घ संधि है, वैसे स प्लस आभार, साभार, मतलब आभार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, शर्त के साथ, शक्ति के साथ, सशक्त, शक्ति के साथ, सपत्निक, वाइफ, पत्नी के साथ, ठीक है। अब नीचे कुछ दो एग्जाम्पल है जिसमें भर का यूज हुआ है, भर उपसर्ग। भर सक, सक का मतलब यहाँ पर शक्ति है, भर सक का मतलब शक्ति के, सॉरी शक्ति भर के, शक्ति भर के। वैसे ही भरपेट, पेट भर के। ये कुछ अलग से हैं, बहुत ज़्यादा जोर दे के पढ़ना है इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको अलग से पूछेगा वो, जिसमें समास विग्रह ज़्यादा पूछने के चांस है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। भरपेट तो पेट भर के, ऐसा है ना, ध्यान रखना। मरणोपरांत, ये थोड़े वापस दो अलग से हैं। मरण के उपरांत, जैसे लाजवाब, जिसका जवाब न हो वो लाजवाब होता है, तो लाजवाब यानी जिसका जवाब न हो। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे अलग से याद कर लेना। ये सब अविभाव समास के एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला भागम भाग, लुटम लूट, फूटम फूट। ये 3 एग्जाम्पल फिर डिफरेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भागम भाग का मतलब होता है भागने के बाद फिर भागना, ठीक है, भागने के बाद भागना। लुटम लूट, कहते हैं लुटम लूट मची पड़ी है, यानी लूटने के बाद लूटना, लूटने के बाद और लूटना, मतलब और कुछ बचा तो अच्छा भी ले जाना, ठीक है। फूटम फूट, फूटने के बाद फूटना, ठीक है। ऐसे ही अपन ने पढ़ा भी था जो मतलब बार बार रिपीटेशन वाले, ठीक है, वो भी अविभाव समास की पहचान होती है। तो ये सब रिपीटेशन वाले हैं। देख लो भाई, हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, बीचों बीच, दिनों दिन, धीरे धीरे। हाथों हाथ का मतलब है हाथ ही हाथ में। रातों रात भी वैसे रात ही रात में। बातों बात, बात ही बात में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, अब फिर से एक अलग बनेगा, धीरे धीरे, यानी कि बिल्कुल धीरे, धीरे ही धीरे में, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। कुछ तो कॉमन सेंस अपन को अप्लाई करना है, ठीक है, कहीं कहीं पे अपन को कॉमन सेंस अप्लाई करना है। जो इतना तो आप समझते ही हैं कि इतना तो फिर वो समास वगैरह बैठता ही नहीं है ना, धीरे ही धीरे में क्या होता है। तो धीरे धीरे का मतलब बिल्कुल धीरे, धीरे धीरे का मतलब होता है बिल्कुल धीरे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ एग्जाम्पल एक दो और ले लो, जैसे कि घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का मतलब है प्रत्येक घड़ी, घड़ी ही घड़ी मत कर देना, प्रत्येक घड़ी। वैसे बार बार यानी कि हर बार। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे, यानी कि आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने समास का बेसिक पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समास का बेसिक नॉलेज कंप्लीट किया अपन ने, ठीक है। बेसिक नॉलेज कंप्लीट करने के बाद में अपन ने समास के कुछ प्रकार वगैरह वो सब जान लिए। फिर अपन ने अविभाव समास को पूरा कंप्लीट कर लिया।
अव्ययीभाव जो समास है इसको अपने कंप्लीट कर लिया, 100% PhD इसकी कर ली। अव्ययीभाव समास की क्या क्या खास बातें थी कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है, ये बातें पढ़ी। इसी कुछ खास बातें ये भी पढ़ी थी कि क्या कब कब इनका यूज होता है अव्ययीभाव समास का। तो पहला पद प्रधान होता है। दूसरी बात पढ़ी थी कि ए अन नैना कुसु दुर्दुस, इन उपसर्ग को छोड़कर बाकी जितने भी उपसर्ग का जो आएंगी उनमें सब में अव्ययीभाव समास होता है, जिनमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम बनते हैं वो प्रति पढ़ी अपन ने, जो मैंने एग्जाम में ली थी, प्रतिली, अतिली, भरली, है ना, वो सब शैली से पत्नी वाले वो सब एग्जाम्पल, वो सब उपसर्ग वाले जितने भी शब्द थे वो आपके अव्ययीभाव समास थे। लेकिन इन उपसर्गों को छोड़कर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी, जैसे बार बार, है ना, वो रात रात, रातों रात, वो सब शब्द की पुनरावृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और फिर अपने ये भी पढ़ा कि जहाँ पर यथा से जो शब्द बनते हैं, यथा क्रम, यथा शक्ति, तो यथा से बने वाले जितने भी शब्द हैं वहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होता है, और यथा का मतलब के अनुसार था। ये अपने बात पढ़ी। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल ये थे वो आपके सामने थे। तो इस हिसाब से आज की क्लास बहुत शानदार क्लास आई थिंक आपको लगी होगी। कोई भी डाउट हो, जैसा भी डाउट हो, मुझे कमेंट कर देना, ज़रूर उस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। समाज की क्लास अब सेकंड क्लास अभी जो आएगी ना वो मैंने जानबूझ के चेंज करी है, ठीक है। लगातार समाज की क्लास नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना रहना चाहिए, टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। तो अब जो क्लास आएगी आपकी जस्ट जो लाइव के बाद में 7 बजे तो आपका लाइव है रीजनिंग का, फिर वो 6 टॉपिक वाली क्लास आने वाली है ज़बरदस्त, जिसमें मैंने सभी के 10-10 लिए हैं। वो क्लास आपकी आएगी जैसे ही 7 बजे लाइव कंप्लीट होगा उसके बाद में। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, फिर दिन में आपको फिर समाज के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो समाज का टॉपिक भी आज का आज अपन फिनिश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल टाइम टेबल दिया था। बस उस टाइम टेबल को आपको भी ज़रूर फॉलो करना है। आपका जितना अच्छा मतलब कहते हैं रिस्पॉन्स आएगा, मैं उतना अच्छा पढ़ाऊँगा आपको। ये तो आप भी समझते हो, इंटरेस्ट दोनों तरफ बने रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था समाज का पार्ट 1, जिसमें अपने पूरे बेसिक जाना प्लस अव्ययीभाव समास को कंप्लीट जाना, ठीक है। ओके।